Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। इस घड़ी में देश में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति ढूंढिए जिसका कोई निकट संबंधी, दोस्त, मित्र, कार्यालय में, मोहल्ले में, नज़दीकी जान पहचान का कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मरा ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति होगा? यानी कि 134 करोड़ जनता इस देश की, उसका कोई ना कोई अपना मरा है। और यह संकट का काल है, यह आपदा का काल है। आपदा ही नहीं, आप इसे आपातकालीन काल कहें। और अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी चाहिए थी। बहुत विलंब हुआ। पिछले दिनों 1-2 दिन पहले गृह मंत्रालय ने इसकी अनुशंसा की है। अब ऐसा लगा कि ऐसी स्थिति में कोई भी नेशनल प्लान नहीं था। हमारे देश में जो आए दिन टेलीविज़न पर तड़पते लोग, बिना ऑक्सीजन के बिलखते लोग, सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस, लगातार लंबी कतार लगी, जो चिताएं हैं या शव पड़े हुए हैं, एक पूरा भयावह दृश्य जो है। हालांकि कुछ लोग तो मीडिया को कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को देखने से डिप्रेशन आ रहा है, मगर आज आप जाकर देखेंगे सड़कों पे सन्नाटा है, दुकानें स्वतः बंद हो रही हैं, लोग स्वतः निकलना बाज़ारों में कम किए हैं। आज के डेट में इसमें कहीं ना कहीं मीडिया के इस भयावहता का योगदान है। अगर यह भयावहता नहीं दिखाई जाती तो ये सरकार से कंट्रोल होने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि पिछली बार से हमने सीखा है कि लोगों को डंडों से पीटना पड़ता था, तब भी नहीं भागते थे लोग, इसे हंसी मजाक में लेते थे। आज जिस तरह से कोरोना ने अपने विकराल रूप को धारण किया है और धीरे धीरे कर एक एक परिवार, एक एक लोग, एक एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, देश की स्थिति क्या है यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो अभी तक चुप था, हाई कोर्ट चुप था, देश के सारे इंस्टीट्यूशन चुप थे। आखिर क्या बात है कि देश में इतनी बड़ी विपदा आ गई है और सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चुप थे? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कंठ खोला है और उन्होंने इसे कहा है कि आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है इस देश में, और सरकार के, केंद्र के पास क्या नीति है इसको लेकर के। मतलब क्या बने, टू फेडरलिज्म अपनाया जा रहा है, राज्यों के सर पे सारा ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि आप अपने नागरिक को देखिए, उसकी व्यवस्था कीजिए, उसके आने जाने की सुविधा को देखिए, राज्य में मेडिकेशन, ऑक्सीजन की व्यवस्था को देखिए। तो फिर केंद्र है क्यों? पिछली बार केंद्र ने लगाया था, जरूर लोगों की आपत्तियां थी, वो नासमझी में भले ही हुई हों, लेकिन इस बार तो केंद्र को भी मालूम है, राज्य को भी मालूम है, पेंडेमिक पूरी दुनिया को मालूम है कि किस तरह से भयावह रूप ले चुका है। और आज नहीं तो कल इस पेंडेमिक में किसी न किसी को किसी न किसी तरह से चपेट में आना ही आना है। अब नेशनल प्लान के बारे में जब पूछने लगा केंद्र सरकार ने, और उसके बाद उसने पूछा कि ऑक्सीजन सप्लाई पे आपकी क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, कैसे करेंगे, मेडिसिन सप्लाई, रेमडेसिविर या फ्लू फेवर, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग कैसे रोकेंगे, क्यों नहीं सप्लाई हो पा रही प्रॉपर ढंग से, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या है, आगे किस ढंग से चलेंगे। और वैक्सीनेशन को तो जनाब जिस तरह से आधार पूनावाला ने अपना सारा गोटी सेट कर दिया, 200, 400, 600 के रेशियो में, केंद्र को 200, राज्य को 400, प्राइवेट के 600। ठीक जो दूसरा है कोवैक्सीन, उसने उसका डबल कर दिया। अब ये किसी न किसी के द्वारा हरी झंडी तो दी जाती होगी रेट फिक्सेशन को लेकर के। इनको वो कौन लोग हैं जो हरी झंडी देते हैं? इतने बड़े बड़े मार्जिन पर देश इस आपातकाल से गुजर रहा है, लोगों को रोजी रोटी छीन रही है, लोग मर रहे हैं, उसमें यहाँ पर भी मुनाफाखोरी के लिए लोग लगे हुए हैं। अजीबोगरीब स्थिति है, बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए और इस वर्तमान में मानवता के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या लॉकडाउन का अधिकार सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार को है? क्योंकि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई शहरों में लॉकडाउन लगाया था, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। और इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ही, अभी कुछ देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन में अवरोध पैदा करने वाले, उसके सप्लाई में बाधा डालने वाले को फांसी चढ़ा दी जानी चाहिए, और फांसी चढ़ा देंगे हम। इतना बड़ा रुख, कड़ा रुख अपनाया हाई कोर्ट ने। क्या सरकार नहीं अपना सकती है ये रुख?
सारा सिस्टम सरकार के हाथ में है, सरकार रुख नहीं अपना सकती। अजीबोगरीब स्थिति है सरकार की। उसने कहा कि बिग बोरो स्टेल, कहीं से भी लेकर आओ, भीख मांगो, चोरी करो, याचना करो, मगर ऑक्सीजन लेके आओ। हाई कोर्ट को इतना कड़ा रुख अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको उद्योग में ऑक्सीजन भेजने ज़्यादा जरूरी थे जिंदगी बचाने से। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो उद्योग रहकर क्या करेगा? कौन मर रहा है? कोई जब तक अपना नहीं मरेगा तब तक एहसास नहीं होगा इस आला कमान लोगों के पास। आप जनाब, इस केवल झारखंड के दर्जन भर सचिव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पटना एम्स में 350 पौने 400 जो मेडिकल और एम्स के हॉस्पिटल के मेडिकल कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स थे वो पॉजिटिव हो गए हैं। आखिर यह देश के मेडिकल सिस्टम को चलाएगा फिर कौन? कहां जाएंगे वो लोग? आप इन चीजों को गंभीरता से पूरा देश का सिस्टम नहीं ले पा रहा है। और जिंदगी जीने का हमें और आपको अधिकार है। आर्टिकल 21 में राइट ऑफ लाइफ का अधिकार है और उस अधिकार के तहत यह आता है कि हमें मेडिकल सुविधा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें रहने की व्यवस्था चाहिए। और यह केंद्र राज्य सरकार की जवाबदेही है जो लोकतंत्र में चुनकर ये जनता भेजती है कि उन लोगों को मुहैया कराए, और आप उस सुविधा से वंचित करते हैं। कान पर जूं तक नहीं रेंगता लोगों के। कैसी विडंबना है, कैसी सरकारें हैं। अब जाकर थोड़ा बहुत होश में आई हैं। कोलकाता हाई कोर्ट, आप देखिए, लगातार हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने लगातार महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कोलकाता हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल चुनाव के, आपने बंगाल चुनाव को लेकर के जो थर्ड वेरिएंट आने वाला है वो बंगाल वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है, और उसको लेकर के केवल चुनाव को लेकर के गाइडलाइन पारित कर देने से, गाइडलाइन जारी कर देने से चुनाव आयोग अपने आप को मुक्त कर लिया। उन्होंने यह भी कहा चुनाव आयोग को कि टीएन सेशन को देखिए। एक टीएन सेशन थे जिन्होंने एक लाइन लकीर खींची कि किस तरह से इस देश में चुनाव आयोग और चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कार्यवाही क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, और उसके जो प्रशासनिक दर्जा होता है वो क्या होता है। उन्होंने एक लाइन लकीर खींच दी है, उसको भी देखें और समझा कि यदि उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों की समीक्षा करें, उसका 10% भी करें तो इस देश में अराजकता नहीं फैलेगी। यद्यपि कि वर्तमान के लोग, जो नई जनरेशन है, टीएन सेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती होगी। उनके बारे में पढ़िए और जानिए कि टीएन सेशन कौन थे। और इतने सारे कोर्ट, देश के लगभग सारे हाई कोर्ट, झारखंड के हों, बिहार के हों, सब ने राज्य सरकार को लताड़ा है। तब जाकर के कहीं सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने, तब केंद्र ने सूद ली है। हमारे देश में सारा सिस्टम, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है। सिस्टमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम नहीं है। सिस्टम चलाता कौन है? तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और उनके ऊपर बैठे जो राजनेता हैं वो चलाते हैं। उनको चुनाव ज़्यादा जरूरी है। इस महामारी में चुनाव में हुंकार रैली जरूरी है, आस्था की डुबकी लगानी जरूरी है, उन्हें माइनॉरिटी की राजनीति करनी जरूरी है, उन्हें शरणार्थियों की राजनीति करनी जरूरी है। देश की जनता के लिए जो सांस के लिए, एक एक सांस के लिए तड़प रही है, वो जरूरी नहीं है उनको। आप समझिए इस ग्राफिक्स के माध्यम से, इस आंकड़ों के माध्यम से कि देश में जो वर्तमान बेड हैं, आईसीयू हैं या वेंटिलेटर हैं, ये मेडिकल व्यवस्था क्या है। वर्तमान में देश में कुल संक्रमितों की संख्या 24,01,03 है। 2019-20 में एनएचपी और एनएसएस के अनुसार 19 लाख बेड भारत के अस्पतालों में हैं। 11,85,282 बेड निजी अस्पतालों में हैं। 7,13,946 बेड सरकारी अस्पतालों में। आईसीयू में 95,000, वेंटिलेटर बेड हैं 48,000। आईसीयू बेड 59,262 निजी अस्पतालों में, 35,699 सरकारी अस्पतालों में है। वेंटिलेटर बेड 29,631 बेड निजी अस्पताल में, 17,885 सरकारी अस्पतालों में है। देश में मरीजों की संख्या को देखते हुए लगभग 3 गुना और बेडों की आवश्यकता है। राज्यों में अस्पतालों की स्थिति: महाराष्ट्र 35,000 व्यक्ति पर एक अस्पताल, मध्य प्रदेश 77,000 व्यक्ति पर एक अस्पताल, जम्मू कश्मीर में 95,000 पर एक अस्पताल, पश्चिम बंगाल में 41,000 पर एक अस्पताल, दिल्ली में 96,000 पर एक अस्पताल और यूपी में 11,000 पर एक अस्पताल है।
केरल में 10,000 पे एक अस्पताल, हरियाणा पंजाब में 12,000 लोगों पर एक अस्पताल की व्यवस्था रखी गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,90,000 तक पहुंच चुकी है। आपने देखा जिस तरह से ये मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, यद्यपि कि कुछ दिनों में इसमें इजाफा हुआ है और इजाफा होगा भी, उसी तरह से ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन जो 7,000 मैट्रिक टन यहाँ पर उत्पादन होता है हमारे देश में है और 50 से 55,000 की आवश्यकता है। आप जनाब समझिए कि उसमें क्यों लचरता है, यद्यपि कि अब सरकारें उसे एयरलिफ्ट करके भेज रही हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, उसमें भी अड़चने कई जगहों पे आ रही है। कोर्ट इन्हीं सभी चीज़ों पे सख्ती दिखाया है। आज तक अमेरिका में भी एक दिन में इतने लोग संक्रमित नहीं पाए गए होंगे जितने आज भारत में पाए गए हैं, 3,86,700 समथिंग। इतनी मौतें भी एक दिन में नहीं हुई होंगी। हम कहाँ जा रहे हैं किसी को ख्याल ही नहीं है। हम खबर जरूर बनाते हैं, खबर जरूर दिखाते हैं, लेकिन हम भी संवेदनशील इंसान हैं। हमारे भी संबंधी, मैंने भी संबंधियों को, कई जान पहचान के लोगों को खोया है, कई मित्रों को खोया है, मगर जिन्होंने नहीं खोया उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। सरकारें कब चेतेंगी, कब होश में आएगी, कब जनता के लिए सरकारें खड़ी होंगी, जागेंगी इसी व्यवस्था के साथ। यद्यपि कि जिस स्पीड से कोर्टों की लतार पड़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का और आम जनता में हाहाकार मचने के बाद सरकार के साख पर बन आई है और शायद उनके अंदर का जो आत्मा है, मानवता है या आत्मीयता है, वो जागृत हुई है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन के डोज बढ़े हैं, सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई है, बेडों की सप्लाई बढ़ाई है, आने वाले अनुमानतः 1 हफ्ते 10 दिनों में चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। सामान्य यानी कि कोरोना खत्म नहीं होगा, लेकिन सप्लाई में जो अवरोध आ रहे थे वो सामान्य हो जाएंगे। और ब्लैक मार्केटिंग पर सरकार को पूरी तरह से पेंडेमिक एक्ट के तहत लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। सीधे जो भी ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़े जाए उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके लिए टीम बना करके पूरे देश में व्यापक तौर पर छापेमारी करनी चाहिए। उन लोगों को शूट आउट करना चाहिए जो लोग ब्लैक मार्केटिंग देश के इस दुर्दशा के बीच में कर रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग स्वयं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यह महामारी में बहुत बड़ा योगदान हमारे आम जनता का है, जिन लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, कानून का उल्लंघन किया, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोग पूरी तरह से एक दूसरे के गले मिलते रहे, पार्टियां की, शादियां की, लोगों को लगा कि पेंडेमिक खत्म हो गया, कोरोना चला गया बहुत दूर तक, अब कहीं नज़र नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में लोगों ने सारे चीज़ों को भूल करके मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना, बाजार में, मॉल, हाट में, उसी तरह से बसों में, ट्रेन में भीड़ करना, और यही कारण हो गया कि कोरोना फिर से आगे इस ताक में बैठा था कि तुम कब आते हो भीड़ में तो मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ। और आप सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और यह कार्रवाई अगले 1 वर्ष तक रखिए, जब तक तीसरा, थर्ड वेव आकर के कोरोना का खत्म नहीं हो जाए। तब तक हम लोगों को सचेत रहना पड़ेगा और देश के मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करके, चुस्त दुरुस्त करके रखना पड़ेगा, ताकि अगली बार हमें सांस के लिए न तड़पना पड़े और अपनों को खोना न पड़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।